नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से आप सभी दर्शकों का बहुजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे पैनल में जुड़े मेरे पैनल साथी डॉक्टर गुंजन सिंह जो शोधार्थी हैं आईसीएसएसएफ की, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अनिकेत दीपांकर जी जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी है कहकशा परवीन जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जेंडर एक्सपर्ट है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है नए आपराधिक कानून और महिलाओं को न्याय कहाँ। जी हाँ, ये आज का हमारा विषय है। और हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो चुके हैं। ये 3 नए क्रिमिनल कानून पहले आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड 1860 के नाम से जाना जाता था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, अब इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से भारत देश में 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन कानूनों में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जानवरों के लिए कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं, कई कानून बनाए गए हैं। पुराने कानूनों को कॉपी पेस्ट करके रिपीट भी किया गया है, परंतु क्या सचमुच सिर्फ 3 नए कानून आ जाने से महिलाओं को उनकी सुरक्षा में या उनके सामने होने वाले अपराधों में कोई कमी आ गई है या कोई कमी आने वाली है? क्या सचमुच महिलाओं को सचमुच न्याय मिलने वाला है या 3 नए कानूनों से न्याय मिला है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 2 खास उदाहरण लेना चाहते हैं। तो पहला उदाहरण है, अभी हाल ही का उदाहरण है मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरोदिया नोनागिरी थाने की एक घटना है। इस घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हो जाती है और पुलिस इसको दुर्घटना में खपाने की कोशिश कर रही है। और इस परिवार की जो एक बच्ची है, जिसका नाम दरअसल हमें नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पोक्सो एक्ट के अनुसार जो भी बच्ची है जिसके साथ गलत हुआ है, ना तो हम उनका नाम ले सकते हैं, ना हम उनके फोटो लगा सकते हैं। तो बिना नाम लिए ही मैं बताना चाहती हूँ कि इस परिवार की एक बच्ची जो 15 साल की है, उसके साथ जब वो 15 साल की थी तब यौन शोषण किया गया। और अभी उन्हीं लोगों ने जिसके साथ गलत व्यवहार किया था बच्ची के साथ, उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। और यहाँ तक कि जो एसएसपी है, वो इस बच्ची की माँ को कहता है कि यदि तुमने समझौता नहीं किया, समाधान नहीं किया अपराधियों के साथ, तो फिर तुम्हारे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो साथियों, ये तो पहला उदाहरण है। और इस उदाहरण के साथ दूसरा उदाहरण है कि एक और मामला शिवपुरी के जिले का है, वो भी मध्य प्रदेश का है, जहां पे लोधी समाज की एक नाबालिग बच्ची, दिव्यांग बच्ची, आप समझ सकते हैं, उसके साथ बलात्कार होता है। और ब्रिजेश शर्मा नाम का जो दरिंदा है जिसने उसके साथ बलात्कार किया है, उसे आज देख तो क्या हुआ, आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम इन 2 उदाहरणों को मद्देनजर रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अनिकेत दीपांकर जी जो सुप्रीम कोर्ट से हैं, और जो मैंने अभी आपको पहला उदाहरण दिया सागर जिले का, उस केस के साथ उस केस को वो सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अनिकेत दीपांकर जी को ही इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप आए और इस केस के बारे में और 3 जो नए कानून बने हैं उनसे महिलाओं का कितना न्याय मिला या नहीं मिला उसके बारे में चर्चा कीजिए। जी, दीपांकर जी, अनिकेत दीपांकर जी, आपका स्वागत है।
अनिकेत दीपांकर जी, आप तक हमारी यदि आवाज पहुंच रही है तो आप कृपया जुड़ जाइए, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मेरे ख्याल से अनिकेत दीपांकर जी को माइक के साथ या उनके नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अब हमारे साथ प्रीति शर्मा जी जुड़ी हुई है। प्रीति शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, नहीं माफ कीजिएगा, अभी हम डॉक्टर गुंजन सिंह को बुलाने जा रहे हैं। डॉक्टर गुंजन सिंह शोधार्थी है ICSSF की। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप आइए और अपने विचार रखिए। डॉक्टर गुंजन सिंह जी, म्यूट, आपका माइक। आप सभी को मेरा नमस्ते। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बीच में लारा भी है और कहकशा भी है जो कि जेंडर एक्सपर्ट है। पहले वो लोग अपनी बात रख ले, क्योंकि मुद्दों को बारीकी वो पहले अच्छे से समझा पाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सजेशन को मैं स्वीकार करते हुए अब कहकशा परवीन जी को बुलाना चाहूंगी कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जेंडर एक्सपर्ट है और इन सब विषयों पे बहुत अच्छी समझ रखती है, महिलाओं के विषय पर खास तौर पे। तो मैं अब कहकशा परवीन जी को कहना चाहती हूँ कि भैया शुरुआती बल्लेबाजी आप ही कर दीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, और सभी को मेरा नमस्कार। हालांकि मैंने खुद भी ये जब सुबह बात हुई थी तो मैंने ये कहा था पहले हम वकीलों का व्यूज ले लेंगे तब फिर हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम लॉ के जो एक एक शब्द और वो होते हैं, धाराएं होते हैं, वो हम लोग बहुत आशना उससे नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि हमारे बीच सुनीलम जी है, अगर चाहे तो वो पहले बात कर सकते हैं, लेकिन सुनीलम जी आप बात करेंगे पहले क्या? नहीं, मैं तो, मुझे 4-5 बात बोलनी है। वो आप पहले जो आपने जिनको बुलाया है उनकी बात सुन लें, इसके बाद मैं बोलता हूँ। फिर थोड़ा सा बस तो मुझे 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं, बस केवल उल्लेख करना चाहता हूँ। जी 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 जी। तो पहले मैं जिस रूप में इसको देख रही हूँ, इस पूरे 3 कानून को और महिलाओं को, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि जो 3 कानून की बात हो रही है और स्पेशली जो 1 जुलाई से हमारे बीच में लागू हुआ है, और उससे महिलाएं को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और तो इस कानून में भी 2 तरह की बातें हैं। हम लोग पूरा जुलाई इस पर कई कार्यक्रम हम लोगों ने अटेंड किया, कई वकीलों से हम लोगों ने बात की। तो इवन फैजान मुस्तफा का भी हमने कार्यक्रम देखा। तो इस पूरे कानून का 2 तरह के स्टेटमेंट है कि कैसे ये पुरानी कानून पे नया नाम डाल करके, और हम खुश हैं कि हमने कानून बदल दिया, और दूसरे एक महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कि ये कानून कैसा है। लेकिन मैं इस कानून को पूरी तरह हम बहुत 1980 से हम शुरू करेंगे इस कानून को, कि जब फैमिली कोर्ट हमारे बीच में आया था 1980 में, तो वो भी एक इस वजह से आया था कि फैमिली कोर्ट महिलाओं का मुद्दा है, चूंकि महिलाओं का इशू बहुत सेंसिटिव होता है और महिलाओं का बहुत सेंसिटिवली इशू को डील भी करना चाहिए, इसलिए फैमिली कोर्ट का निर्माण हुआ था। लेकिन फैमिली कोर्ट का भी जब निर्माण हुआ तो बहुत एक आशा के साथ शुरू हुआ था, और ये कहा गया था कि अब मसले उतने नहीं रहेंगे जितने पहले केसेस हमारी पेंडिंग होती थी। लेकिन लास्ट में 1980 से हम 2024 में आ गए। उसी बीच में हमारे बीच में मथुरा वाला रेप केस भी हुआ था, जिसमें भौरी देवी वाला रेप केस था, और वो भी हमारे बीच में था। हम लोग ने फिर शाहबानो का भी केस पढ़ा था, जब शाहबानो को एक तलाक, मतलब जब 65 या 70 साल की महिला थी, उसके पति ने ये कह करके उसको तलाक दे दिया था कि अब ये मेरे किसी काम की नहीं है और हमारी बहू बेटे या बेटी जो भी है वो हमारा देखभाल कर सकती है। तो जो ये 3 केस देखा, फिर एक निर्भया केस भी हमारे बीच में आया, जबकि हमारे बीच में भौरी देवी जैसे भी केस थे। उसके बाद निर्भया वाला केस हमारा
2012 में शायद ये वाला भी केस आया, हम लोग ने सबने देखा निर्भया वाला केस। शायद हमने जितने केसों का नाम लिया, हो सकता है कि आम जनता बहुत इसके बारे में ना जानती हो, लेकिन हम उस पर भी आएंगे कि हमने इस केस का नाम क्यों लिया। निर्भया केस भी जब आया था तो कितने तरह के, चूंकि निर्भया केस में जिस जनरेशन से अभी हम जिन जनरेशन के बीच में हैं, वो जनरेशन ने भी इसका स्ट्रगल देखा है कि हम जब निर्भया केस के लिए सड़क पर थे और करीब 1.5 से 2 महीना ये पूरा आंदोलन चला था, और उसके बाद और कितने उसके बीच में भी कितने तरह के हमें पापड़ बेलने पड़े थे, ये सब जानते हैं। फिर एनआरसी और सीए वाला भी हमारे बीच में आया, फिर किसान मुद्दा भी आया। ये सारे मुद्दे का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि बाद में अंत में निकला क्या, बाद में हमारे बीच में निकला क्या। जब निर्भया केस आया, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यही था कि जो औरतों को अगर रेप केस में जो लोग लिप्त है उनको बहुत उसके ड्यूरेशन ऑफ टाइम था कि इतने ड्यूरेशन में रिपोर्ट आ जाएगी, इतने ड्यूरेशन में जो अगर वो सजा के हकदार हुआ या जो पकड़ा गया तो उसको हम जल्द से जल्द उसका निवारण करेंगे। और एक निर्भया केस में एक जो पूरा एक था कि एक शायद कुछ पैसे का भी था कि जब ये केस होगा तो हम जो सर्वाइवर्स, रेप सर्वाइवर होगा, उनको हम थोड़े बहुत अमाउंट से भी मदद करेंगे। इतने केसेस को नाम लेने का सिर्फ पीछे मेरा मकसद ये था कि अगर आप फैमिली कोर्ट देख लीजिए तो क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई, क्या महिलाएं आसानी से उनका डिवोर्स हो जाता है, क्या महिलाएं बहुत आसानी से अपनी शादीशुदा जिंदगी को या वायलेंस को अपना निवारण कर पा रही, नहीं कर पाई। निर्भया केस से भौरी देवी के टाइम में भी बहुत स्ट्रगल था और हमारे पास इतने तंत्र नहीं थे, और वो हुआ क्या, हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम बहुत खुश हुए कि अब कोई भी रेप पीड़िता को बहुत आसानी से उसका न्याय मिल जाएगा, नहीं मिला। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, चाहे आप लाख कानून बना दीजिए, ये जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि इस कानून में धारा के अंतर्गत क्या सही है क्या गलत है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी। लेकिन जहां तक मैंने समझा है, जो एफआईआर के तरीके हैं या जो न्याय संहिता उसका आईपीसी को दंड के बजाय न्याय कर दिया, तो ये क्या मात्र कहने भर से दंड न्याय में बदल गया क्या हम समाज का नजरिया बदल पाए क्या हम जो बिल्किस बानो के साथ हुआ और बिल्किस बानो के अपराधी को बुला करके माला पहनाया जाता है, क्या बिल्किस बानो को, भाई जिस सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट का स्वागत किया, फूल का माला पहनाया, वही सरकार कानून बदलने की बात करती है। तो क्या हमारे बीच में औरतों की जिंदगी सुधर गई? क्या हमारे ब्रिजभूषण के लिए जो पॉक्सो भी था उसमें, और सेक्सुअल हैरेसमेंट भी था और रेप भी था, 3 तरह के केसेस थे, क्या हमारी खिलाड़ी बहनों को इंसाफ मिला? जो पॉक्सो पर वो सख्त कानून भी यही सरकार के टाइम में बना है, क्या पॉक्सो के लिए ब्रिजभूषण को आज भी क्या वो जेल के अंदर है क्या? तो मेरे ये पूरे सवाल है। और हम फिर कहेंगे बदलने या नाम बदलने से बेहतर था कि अगर हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को ठीक कर लेते, लीगल स्ट्रक्चर की बात हम करते, हम समयबद्धता में अगर हम इंसाफ देने की बात करते, अगर हम ये कानून जो हमारा लीगल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दोनों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली कोर्ट का जब हमने जो 2-4 अपनी नजरों से देखा है, आप जाकर के देखिए, महिलाएं आती हैं तो टॉयलेट तक दिन भर वो अपने केस के इंतजार करती हैं, और उनके पास टॉयलेट भी एक साफ सुथरा नहीं होता है कि वो जाएं और अपने को फ्री कर पाए, दिन भर भूखे प्यासे वहां पे पड़ी रहती हैं। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल स्ट्रक्चर और समय, जो टाइम बॉन्डिंग की बात है कि अगर हमको कोई केस 25 साल के बाद अगर इंसाफ मिलता है तो क्या वो मेरे इंसाफ किसी काम कर रहा है जो 25 साल मेरी जिंदगी में जो भौचाल थी? तो हम पूरे कानून से सहमत बिल्कुल भी नहीं है कि हम न्याय कर, अगर आईपीसी को बदल करके हम इंडियन न्याय संहिता कोर्ट पर हम बात करें, तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूं जब तक आप और इसकी बात करते हैं। धन्यवाद। हम बाकी लोगों से भी सुनना चाहेंगे कि ये तो मैंने सोशल स्ट्रक्चर की बात की कि सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से हमारा, चाहे कितना भी 1980 से की बात से लेकर हम 2024 तक में जितने आंदोलन और जितने महिलाओं को रिलेटेड जितने आंदोलन हुए और केस हुए और सर्वाइवर्स थी, किसी को इंसाफ नहीं मिला, ना बिल्किस बानो को मिला, ना हमारे पॉक्सो की इसमें ब्रिजभूषण वाले केस में मिला, ना मतलब इस तरह के कई केसेस है। तो मैं पूरी बातें करना
चाहती हूँ जो हमारे यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट हैं और जो भी मेरे यहाँ पे बाकी वक्त है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये 3 कानून लागू करने से हमारे आगे की जिंदगी बेहतर होगी क्या, जब तक हमारी सामाजिक सोच ना बदले, औरत के लिए मन में इज्जत ना पैदा हो, और औरत को किस तरह से हम देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे हैं कि जब हम बचपन में हमारे घर में शादियां होती थी तो 2 इंतजाम हुआ करते थे, एक मर्दाना अलग होते थे, एक जनाना अलग होते थे, और उसमें साफ दिखता था कि जनाना इंतजाम जो होता था, एक टेंट डाल दिया, ना वहां पानी का इंतजाम, ना उनके बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम, हम जाते थे अपने कपड़े उठा उठा करके और वहां पे छीछा लेदर में खाना खा के चले आते थे। तो वहां तो एक औरतों की इज्जत की बात है कि हम औरतों को किस इज्जत से समाज देखता है। अगर सरकार चाहे तो इस इज्जत का नजरिया बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि समाज के सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है। कानून तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब हमारे बीच में डॉक्टर सुनीलम जी हैं जो किसान नेता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो 3 आपराधिक कानून बने हैं और 1 जुलाई से लागू हुए हैं, उनमें महिलाओं की कहाँ और कैसी स्थिति है, आप इसके बारे में प्रकाश डालिए। जी जी, बहुत शुक्रिया रत्ना जी। असल में लारा जी यहाँ पर इसकी एक्सपर्ट हैं, तो जो एक्सपर्ट हैं वही बोले तो अच्छा रहे। मैं तो यहाँ पर जुड़ा हूँ, बस उसका मुख्य कारण ये है, यहाँ पर जो एक वकील साहब हैं, है ना, अंकित जी जो हैं, दीपांकर जी, हम लोग वहाँ सागर जिले के अंदर खुरई में जो घटना हुई, एक ही परिवार के 3 दलितों की हत्या वहाँ पर हुई। पहली जो हत्या हुई, नितिन की हत्या हुई, उसके अंदर जो गवाह थे राजन, उनकी हत्या हो गई, और उसके बाद में जो गवाह थी अंजना, उसकी हत्या हो गई। और अब उसके अंदर भी जो मुख्य विष्णु करके है, उसके लिए भी एसएसपी ने माँ को बोल दिया कि ये भी बचने वाला नहीं है। अब ये जो पूरा मसला है, इसमें मुख्य बात यह है कि अंजना के साथ में जब छेड़खानी हुई थी, जब वो 15 साल की थी, अगर उसके साथ में केवल छेड़खानी नहीं हुई थी, उसके साथ में ज्यादती हुई थी, उसी समय अगर एफआईआर हो जाती और उसी समय ये अपराधी अगर इनको सजा मिल गई होती, तो ये जो 3 जो मतलब हत्याएं हैं वो नहीं होती। तो एफआईआर ना होने से क्या होता है, ये एकदम स्पष्ट सामने है। दूसरी बात यह है कि इनकी जो माँ है, एक अंजना और एक नितिन, जो दोनों की हत्या हुई है दलितों की, उनकी जो माँ है, जिनसे एसएसपी ने कहा है कि आपका तीसरा जो बच्चा है वो भी नहीं बचेगा, उसको लेकर भी कोई एफआईआर नहीं हो रही है। और उसको लेकर के एफआईआर नहीं हो रही है, उसका परिणाम ये होगा कि वो विष्णु भी जो है वो मारा जाएगा। मतलब मैंने इसकी आशंका व्यक्त की है, वो भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे बड़ा ये सवाल मेरे सामने आता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मैं करता हूँ, मैं चाहूंगा कि जो इसमें लीगल एक्सपर्ट हैं वो लोग ये बताएंगे कि आखिरकार ये एफआईआर दर्ज करने को लेकर के तमाम सारे निर्देश बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो देता रहा है कि ये जरूरी है, लेकिन नहीं होती है, कभी नहीं होती है। जब होती है तो बहुत मुश्किल से होती है, बहुत दबाव से होती है, और जब होती भी है तो उसमें जैसे यहाँ पर मुख्य आरोपी का नाम हटा दिया गया है अंकित सिंह का, उसी तरीके से हटा दिया जाता है। तो ये केवल मैं सवाल छोड़ करके, और क्योंकि मैं काफी ज्यादा इस केस को लेके व्यथित था, तो मैंने सोचा कि कम से कम ये बिंदु रख दूं। और ये भी एक अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि अपने अपने स्तर के ऊपर इस केस को फॉलो करने के लिए, है ना, क्योंकि घटना हो गई, छप गई, बहुत सेंसेशन उसका हो गया, लेकिन अब इसको अंदर न्याय कैसे मिलेगा, इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लगना पड़ेगा, है ना। वो ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब मैं तो नहीं हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो मैं एक किस्म से मैं अपील भी कर रहा हूँ बहुजन संवाद के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो सिंसियरली इसके लीगल उसको, हालांकि वकील साहब जो अभी हैं जुड़े हुए हैं वो रखेंगे, वो उसको देख रहे हैं, लेकिन एक वकील का देखना और एक ऑर्गेनाइजेशन का देखना, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई सामंतवाद से है पूरा, और पूरा का पूरा जाति व्यवस्था के साथ में वहाँ पर संघर्ष है। तो उसमें काफी कुछ करना पड़ेगा, और काफी सारी मुझे लगता है वहाँ वायलेंस की संभावनाएं मैं देख रहा हूँ।
तो बस मैं अपनी बात इसलिए ही खत्म करता हूँ, जो बात अभी कहकशा जी कह रही थी कि केवल नाम बदलने से, कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर करने से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। बस बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से महिलाओं का साथ जो अन्याय होता है उसको जो सामाजिक संगठन है वो उठाए। अब हमारे बीच में लारा जेसानी जी भी जुड़ी हुई हैं जो इस विषय पे एक अच्छी समझ रखती हैं। मैं लारा जेसानी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी दीजिए। जी हाँ, शुक्रिया। जिंदाबाद साथियों। हम आज नए जो कानून आए हैं क्रिमिनल लॉ को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगी। पहली बात तो क्योंकि बहुत समय नहीं है मेरे पास, मैं थोड़े पॉइंट डायरेक्टली पहले रखना चाहूंगी। पहली बात, ये जो एफआईआर फाइलिंग की बात आई है, तो ये नए जो कानून आए हैं, 3 नए कानून आए हैं। जो एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करने के लिए आया है बीएनएसएस का कानून। इंडियन पिनल कोड जो पहले था उसको रिप्लेस करने के लिए आया है बीएनएस का कानून। और साथ ही में जो एविडेंस एक्ट था उसको रिप्लेस करने के लिए आया है बीएएस का कानून, भारतीय न्याय साक्ष्य और भारतीय न्याय संहिता, और एक जो है प्रोसीजरल कानून जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जी हाँ, जी हाँ। तो अधिनियम जो एविडेंस एक्ट का कानून जो आया है वो, तो ऐसे 3 कानून अभी आए हैं। और इसमें जो बीएनएस का कानून है वो बेसिकली आईपीसी को रिप्लेस करता है। जो सारे हमारे जो क्रिमिनल प्रोविजंस थे इंडिया में, जो जनरल पिनल कोड था वो इंडियन पिनल कोड के नाम से था, 1960 का कानून था, लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव लाए गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में। तो वो कानून को रिप्लेस करने के लिए ये बीएनएस का कानून लाया गया है। अभी ये जो एफआईआर फाइलिंग का जो पहला मुद्दा था, जो अभी सुनीलम जी ने भी रेज किया, वो चेंज जो है वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के कानून में लाया गया है, बीएनएसएस के कानून में। भाई पहली बात तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर का कानून 1973 का कानून था हमारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और उसमें उसको ऑलरेडी बदल दिया गया था। उसके पहले ये कानून 1898 का कानून बदल के 1973 का कानून लाया गया था। ये जो कानून जब बदला था तभी उन्हें 13 साल लगे थे इसे बदलने के लिए। 6 लॉ कमीशन बैठी थी और अलग अलग इस पे रिसर्च स्टडी हुआ, बहुत वकील और जजेस भी इसमें इन्वॉल्व थे, और उसके बाद ये कानून बदला गया 1973 में। उसके पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं इस कानून को लाने के लिए। तो जो सरकार कह रही है कि हमने ब्रिटिश राज के टाइम का जो कॉलोनियल कानून था उसको बदल के हमने ये कानून लाया है, या जो न्याय परिवर्तन किया है, ये पूरा ये पूरा कंप्लीटली ट्रू नहीं है। क्योंकि हम देखें तो एक्चुअली 80 to 85% जो कानून बदला गया है, 80 to 85% जो है वो सेम है। मतलब वो सेम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का कानून है, उसमें कोई ज्यादा फेरफार नहीं है। और जो बाकी का बदलाव लाया गया है, जो 10-15% एक्चुअली उन्होंने बदला है, वो जो प्रोविजंस बदले गए हैं उसमें बहुत सारे एरर्स, प्रॉब्लम्स और उसको सही तरीके से सोचा नहीं गया है, ना ही उसके लिए उन्होंने कंसल्टेशंस किए। अभी ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन को लेके उन्होंने जो कानून बदला है, वो पहले एफआईआर रजिस्ट्रेशन को लेके जो कानून था वो सेक्शन 154 में था इंडियन पिनल कोड में, और अभी वो सेक्शन 173 में है बीएनएस के अंदर। और ये 173 के अंदर उन्होंने अभी एक नया प्रोविजन लाया है जो पहले के 154 में नहीं था। वो 173 सब क्लॉज 3 के अंदर लाया गया है, जिसमें अगर कोई भी कंप्लेंट करता है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसकी पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच की हो, तो बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स जो है या बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस जो है जो औरतों के खिलाफ होते हैं, वो इस पीरियड में, इस 3 to 7 years सेंटेंस के इसमें आते हैं। और तो उसमें पुलिस जो है वो डेप्यूटी एसपी का पहले से परमिशन लेके ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन लोग एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करे 14 दिन का, और उसके बाद उन लोग डिसाइड करें कि उन लोग एफआईआर लॉन्च करेंगे कि नहीं। पहले क्या था, 154 के अंदर अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कंप्लेंट लेके जाते हैं तो इमीडिएटली पुलिस को वो दर्ज करना ही पड़ता है। अभी ये बहुत बार पुलिस कर नहीं रही थी, जैसे बाकी के वक्ता भी कहेंगे और पहले
जो हमारे वक्ता थे उन्होंने भी बोला कि एफआईआर रजिस्टर करना कोई ऐसे केस में जहाँ पे एक औरत के ऊपर हिंसा हुई है या कोई क्राइम हुआ है, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हुआ है हमेशा। और विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस और साथ में जो औरतें हैं जो पीड़ित है उनको, सॉरी कोई बोल रहा था, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, कंटिन्यू। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो हमेशा तकलीफ से भरी हुई है और बहुत टाइम पुलिस स्टेशन में जाते हैं लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। उनका जो व्यवहार होता है विक्टिम्स के साथ वो बहुत ही बुरा होता है, सर्वाइवर्स के साथ। तो साथ ही में फैमिलीज को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार ये मैटर्स कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के मैटर में इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। मतलब आप ना बोल ही नहीं सकते एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। अगर कोई आता है और कंप्लेंट डालता है, आप पुलिस है, आपको ये एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। अभी वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके भी अगेंस्ट उन्होंने ये सब सेक्शन लाया है जिसमें उन्होंने पुलिस को अभी एक राइट दे दिया है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे 14 दिन का और एफआईआर रजिस्टर ना करे इमीडिएटली। तो ये जो है जो औरतों के राइट है, जो पीड़ित लोगों के राइट है, जो कंप्लेनेंट जो फिरियादी के राइट है, वो कंप्लीटली उनके राइट लेके जाता है। और ये सेक्शन अगर हम देखें, एक और सेक्शन जो उन्होंने डाला है सेक्शन 176 के अंदर, अगर दोनों हम लोग एक साथ देखें तो सेक्शन 176 के अंदर बीएनएसएस में उन्होंने वापस एक दूसरा चेंज लाया है जिसमें पुलिस को बताना नहीं पड़ता अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करता। तो पहले क्या था कि अगर पुलिस डिसाइड करती है कि वो एफआईआर नहीं लॉन्च करने वाले कोई भी कंप्लेंट को लेके, तो उन्हें उसके रीजंस देने पड़ते थे। जो कंप्लेंट कर रहा है या जो फिरियादी है उनको उसके रीजंस क्या है, ग्राउंड्स क्या है, वो बताने पड़ते थे। अभी 176 के अंदर पुलिस को मतलब वो जो सेंटेंस है वो निकाल दिया गया है, मतलब अभी रीजंस भी देना उनको जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो इसमें बहुत दिक्कत होगी एफआईआर रजिस्टर करवाने में। जो पहले के इश्यूज थे जहां पे विक्टिम के एफआईआर नहीं रजिस्टर होते थे, उनको सेक्शन 156(3) का एप्लीकेशन कोर्ट में दर्ज करना पड़ता था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता था, मतलब उनको कोर्ट के भी फीस होते थे, लॉयर रखने पड़ते थे। साथ ही में अगर वो नहीं है और अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं तो प्राइवेट कंप्लेंट में जाना पड़ता था उनको मजिस्ट्रेट में, जहां पे उनको पूरा केस जो है अपना वो प्रूव करना पड़ता था पुलिस की मदद के बिना। ये सारी दिक्कतें अब वापस आएंगी। साथ ही में हाई कोर्ट के भी दरवाजे हमें खटखटाने पड़ेंगे, ऊपर तक ये केसेस जाएंगे और इसमें बहुत सारा नुकसान होने वाला है, टाइम का भी, रिसोर्स का भी, और जो विक्टिम्स है सारे विक्टिम्स और औरतों पे तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होने ही वाला है। जो विमेन एंड चाइल्ड के ऊपर जो ऑफेंसेस है उसको लेके तो ये दिक्कत और भी बढ़ेगी। दूसरी बात हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो बीएनएसएस का कानून है वो सिर्फ जो बीएनएस मतलब जो पीनल कोड है उसी पे अप्लाई नहीं होता। बहुत सारे ऐसे दूसरे स्पेशल क्रिमिनल लेजिस्लेशंस है जिसका प्रोसीजर भी बीएनएसएस के अंदर आता है, तो उसमें भी अगर हमें कोई शिकायत दर्ज करनी होगी इस पे भी ये इम्पैक्ट होगा। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एक चेंज आया है। तो ये मैं स्पेसिफिकली जो सुनीलम जी ने बात की उसके बारे में पहले बताना चाहती थी। बहुत टाइम नहीं है लेकिन 2-3 जो ऐसे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चेंजेस है मैं वो हाईलाइट करना चाहूंगी। बीएनएस के अंदर विच इज द इंडियन पीनल कोड को जो रिप्लेस करके आया है कानून, तो उसमें बहुत फेरफार भी लाए गए हैं। एक तो पहली बात, बहुत मुश्किल से सेक्शन 490 मतलब जो एडल्ट्री का सेक्शन था वो बहुत मुश्किल से हमारे क्रिमिनल लॉ से चला गया था। अभी ये एडल्ट्री का सेक्शन जो है वो वापस क्रिमिनल लॉ में वापस लाया गया है और ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है क्योंकि एडल्ट्री का जो सेक्शन है वो हमेशा से औरतों को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है और ये एक सेक्शन अब सेक्शन 84 में बीएनएस के अंदर वापस, पहले सेक्शन 497 था ये इंडियन पीनल कोड में, अभी वो सेक्शन 84 में बीएनएस के अंदर लाया गया है। ये सेक्शन 497 जो पहले इंडियन पीनल कोड में था उसको कॉन्स्टिट्यूशन उसको सुप्रीम कोर्ट ने
जोसेफ शाइन के केस में 2018 में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और उसी के वजह से ये सेक्शन गया। और ये कॉलोनियल ईरा सेक्शन है, ब्रिटिश टाइम का सेक्शन है, जहां पे ये माना जाता था कि अगर कोई दूसरा आदमी अगर आपकी वाइफ के साथ कोई संबंध रखता है तो हस्बैंड के पास हक है वो दूसरे आदमी को प्रोसिक्यूट करने के लिए, मेकिंग द हस्बैंड अ विक्टिम, क्योंकि ये औरत जो है वो उसकी जागीर है या उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक जो सेक्शन है। इनफिडेलिटी को तो हम समझते हैं, फैमिली कोर्ट में उसका इस्तेमाल होता है, आप इनफिडेलिटी को एक ग्राउंड की तरह यूज करते हैं डिवोर्स में और ये सब, तो उसको उससे ये लेके नहीं है। ये कंप्लीटली डिफरेंट क्रिमिनल सेक्शन जो अडल्ट्री का है, जो पहले से कॉलोनियल ईरा से ये बुक्स में था, इसको भी वापस लाया गया है। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ है कि सेक्शन 377 को नवतेज सिंह जौहर के केस में इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में। अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, क्योंकि सेक्शन 377 के अंदर जो भी होमोसेक्सुअल कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स है वो भी क्रिमिनलाइज हो रहे थे ये सेक्शन 377 के अंदर। और इसीलिए बहुत टाइम से कार्यकर्ता, बहुत टाइम से LGBTQI जो कम्युनिटी है वो इसके लिए काम कर रही थी और केस भी लड़ रही थी कोर्ट में। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट फेवरेबल पास किया, फिर वापस वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वापस जब ये मैटर सुना गया तभी फाइनली ये जजमेंट आया 2018 का। तो ये सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करना या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करना नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, मतलब जहां पे कंसेंट नहीं है या जो रेप है उसके लिए रिस्ट्रिक्ट करना, ये बहुत ही जरूरी काम है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये नए BNS के अंदर वो सेक्शन ही हटा दिया है। मतलब अब अगर कोई आदमी के ऊपर रेप होता है या फिर कोई ट्रांस पर्सन के ऊपर रेप होता है तो उसके लिए कोई ऑफेंस ही नहीं है इंडियन पीनल कोड में। ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड रेप से लेके जो सोडोमी के जो ऑफेंसेस है ये सब अभी BNS के अंदर हटाए गए हैं। तो ये जो चेंजेस है ये छोटे छोटे चेंजेस नहीं है, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चेंजेस है जिसको हमें बहुत फियर्सली अपोज करना पड़ेगा। साथ ही में अगर मैं एक और जो एक सेक्शन की बात करूं, सेक्शन 69 का सेक्शन जो है, अगेन वहां पे सेक्शन 69 के अंदर BNS में औरतों के साथ डिसीट करके जो सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं विद प्रॉमिस टू मैरी, या फिर कोई मतलब अगर उनको इंड्यूस करते हैं उनको सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए, तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है इस सेक्शन के अंदर। अगेन ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सेक्शन जो है सेक्शन 69 में लाया गया है, और स्पेशली इस टाइम पे जब ये लव जिहाद की बातचीत बहुत ज्यादा हो रही है औरतों की ऑटोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, तो इस सेक्शन का कैसे इस्तेमाल होगा, ये इंड्यूसमेंट क्या है, कैसे उनको डिसीव किया जाता है, ये सारी चीजें जो है उसको इंटरप्रेट जब पुलिस करेगी तो इसका कैसे सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर सकती है। दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट लाया है। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जो कम्युनिटी सर्विस के अंदर उनको पनिशमेंट मिल सकता है अगर वो ऑफेंस करते हैं तो इसका भी कैसे यूज होगा ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि किस टाइप का कम्युनिटी सर्विस देना है ये एक्ट में लिखा नहीं है। तो कम्युनिटी सर्विस में हम देख सकते हैं कि बहुत बार आजकल में, हाल ही में स्पेशली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमने देखा है कि कोर्ट पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस के नाम पे बहुत ऊटपटांग कंडीशंस डालते हैं या ऊटपटांग पनिशमेंट देते हैं, और इसमें औरतों के खिलाफ बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट हुए हैं। बेल कंडीशंस में स्पेशली हमने देखा है जहां पे सर्वाइवर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बहुत कंडीशंस दिए गए हैं। तो ये ऐसे सारे पनिशमेंट्स अब कम्युनिटी सर्विस के नाम पे रिफ्लेक्ट ना हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी इसमें कोई दिशा नहीं है। इसमें ये नहीं बताया गया कि कम्युनिटी सर्विस में आप क्या करवाएंगे, क्या आप उनसे साफ सफाई करवाएंगे, रोड पे कुछ क्लीनिंग करवाएंगे, क्या होगा ये कम्युनिटी सर्विस का इशू। फाइनली मैं एक बात रखना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया है, कि ये ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड लीगल सिस्टम है हमारा, ये कोई आइडियल लीगल सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक केस जो है 10-10, 15-15 साल चलता है, कन्विक्शंस नहीं होते, सारे सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन के जो सारे जो ऑफेंसेस है उसमें अगर हम लोग केसेस देखें तो बहुत ही लो कन्विक्शन रेट है और बहुत टाइम तक, बहुत डिले से ये ट्रायल्स चल रही है। तो ऐसे स्ट्रेस लीगल सिस्टम में आपको इतना बड़ा चेंज
क्यों करना था? आपको जो चीजें अमेंडमेंट से हो सकती थी, जो भी 10-12 चीजें हैं जो आपको न्याय परिवर्तन करना है, आप ये अमेंडमेंट द्वारा ला सकते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे लॉ में, इससे लिटिगेंट्स का टाइम बचता, इससे साथ ही में जो लॉयर्स हैं उनका टाइम बचता, साथ ही में कोर्ट्स का टाइम बचता। आप देखेंगे अभी लास्ट 2 वीक में रोज जजमेंट्स आ रहे हैं हाई कोर्ट से जो इंटरप्रेट कर रहा है बीएनएसएस कब से एप्लीकेबल है या नहीं है। सारे कोर्ट्स अभी इसी में लगे हैं कि कौन से केस में बीएनएसएस एप्लीकेबल है, कौन से केस में बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं है, कब से एप्लीकेबल है, 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, अपील आपने बाद में फाइल की तो एप्लीकेबल है, ऐसे अलग अलग जजमेंट आ रहे हैं। तो इसमें जो अक्यूज्ड है, जो डिफेंस में है, जिनके पास बहुत टाइम ज्यादा पावर होता है, ज्यादा पैसा होता है, वो ये जो कंफ्यूजन और केओस और ये इनकंसिस्टेंसी है उसका फायदा उठा के हाई कोर्ट में टाइम वेस्ट करवाएंगी ही, और इससे ज्यादा डिले होगा। इससे ज्यादा ये जो सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस है, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस है, साथ ही में बाकी के जो ऑफेंसेस है अगेंस्ट विमेन, उन सारे केसेस में इसका प्रभाव होने वाला है। तो ये कानूनों का तो अभी ऑलरेडी उन लोग आ गए हैं फोर्स में, लेकिन हम कैसे इसका ऑपोजिशन जारी रख सकते हैं इसके बारे में हमें बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा, और हमें सपोर्टिव सिस्टम्स भी ज्यादा क्रिएट करने पड़ेगी। आई थिंक सोसाइटी सपोर्ट की, बहुत सिविल सोसाइटी सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जी लारा जी, मैं आपको फिर से इनवाइट कर सकती हूँ अगर समय रहा तो। अब इस बीच में हमारे साथ एडवोकेट अनिकेत दीपांकर जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और जो ये अरिहार वाला केस है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। आप यदि आप जुड़ चुके हैं तो आप प्लीज अपनी टिप्पणी दीजिए और कुछ उस केस के बारे में भी प्रकाश डालिए। जी अनिकेत। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। एक्चुअली क्या है कि ये जो केस है, सबसे पहले तो एक्चुअली कंडीशन इसमें ये है कि ये जो केस एक दलित समाज की बेटी के साथ ये केस हुआ था, ये सन 2019 का केस है। इसके पहले अभी एक्चुअली जो मैम ने बताया था कि ब्रजभूषण सिंह का जो केस आया था, उस समय पर एक्चुअली क्या है कि उसके ऊपर 354 और पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था। तो इसमें एक्चुअली एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट है। उसमें भी कहा गया था कि जो जिसमें 7 ईयर से ऊपर की सजा है, उनके लिए सिर्फ जेल में डाला जाए। बट एक्चुअली ये जो जजमेंट रहा है, जजमेंट के कारण हमारे लोगों के लिए, जो हमारे समाज के लोगों के लिए इससे न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट रहा है, ऐसे सेम एज इट इज कंडीशन है इसमें कि जो इसमें सेम एज इट इसमें कंडीशन है कि 2019 में एक जो अंजना अहरवार जी का केस हुआ था, एक्चुअली यहां पर 13 लोग एक्यूज थे उस समय पर 2019 में, है ना। तो वहां पर वो लोग एक्यूज थे, तो उस समय पर उनके लिए सिर्फ जो उसके स्टेटमेंट, अंजना के जो स्टेटमेंट हुए थे, स्टेटमेंट होना थे वो सेक्शन 354 आईपीसी के अकॉर्डिंग उसके स्टेटमेंट होना थे। बट उसके 354 आईपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंग उसके स्टेटमेंट नहीं हुए। उसके जो स्टेटमेंट हुए सिर्फ 294, 294, 323, 324 इसके अकॉर्डिंग उसके स्टेटमेंट हो पाए। और स्टेटमेंट होने के कारण जो, और उसमें SC ST एक्ट उसमें लगाया गया, बट उसमें पॉक्सो एक्ट उसमें नहीं लगाया गया था उसमें। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि जो बच्ची थी वो, अब वो बच्ची इस दुनिया में है नहीं इस कंडीशन पर, वो बच्ची थी। बच्ची की उस समय पर उम्र थी 15 ईयर्स उसकी एज थी। मतलब बहुत दर्द की बात है ये। उस समय पर बच्ची की उम्र करीबन 15-16 साल की बच्ची थी। तो उस केस में उसके ऊपर पॉक्सो, जो एक्यूज लोग थे, जो आरोपी लोग थे, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया। लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज का प्रेशराइज करने के लिए 2023 में 8 अगस्त 2023 में उसमें उसके भाई, छोटे भाई के लिए, उसको नितिन को, उसको मतलब उसकी हत्या कर दी। और उसकी मां के लिए निर्वस्त्र करके, ये मध्य प्रदेश की घटना है। ये मध्य प्रदेश के
ये सागर जिले की घटना है जिसमें तहसील खुरई है, और यहाँ पर जो एक्स होम मिनिस्टर हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह, टोटल मतलब ओवरऑल पूरा उन्हीं का हाथ है इसमें। एक्चुअली इससे रिलेटेड हमारे पास एविडेंस भी है कि ये अब जो आपके जो एक्स मिनिस्टर हैं, जो एक्स होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह, ये खुद एक्यूज से जेल में मिलने के लिए जाती है। जब ये जेल में खुद एक्यूज से मिलने के लिए जा रहे हैं तो इसमें साफ साफ कहा जाता है कि इसमें जो हाथ है, इसमें टोटल, इसमें जो एक्स मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह जी का, इसमें टोटल हाथ है इसमें, क्लियर। अब इसमें 8 अगस्त 2023 में नितिन की हत्या कर दी जाती है। इसमें आई विटनेस इसमें रहते हैं, उसके चाचा रहते हैं राजेंद्र अहरवार जी, और उसकी बहन रहती है अंजना अहरवार। तो राजेंद्र अहरवार की भी उसमें हत्या कर दी जाती है, उसमें राजेंद्र अहरवार की भी उसमें हत्या कर दी जाती है। और उसकी जो बहन रहती है, अब बहन के लिए जो मोड बनाया गया है कि उसका एक्सीडेंटल मोड बनाया गया है कि जो इसमें फरियादिया है, जिसमें मेन अंजना अहरवार, उसका जो मर्डर किया गया है, बट एक्चुअली अब पुलिस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये मर्डर नहीं है, ये सिर्फ उसने खुद सुसाइड किया है या उसने खुद चलती गाड़ी से कूदी है, बट दैट इज रॉन्ग। ये एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि इसके लिए हम कहा जाते हैं क्योंकि उनके घर से जो पीड़िता है, पिटिशनर है, उनके घर से हॉस्पिटल का डिस्टेंस है मुश्किल से 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है, और उसके लिए हॉस्पिटल से घर तक ले जाने में 4 घंटे का समय लगता है। टोटल 4 घंटे का उसमें टोटल समय लगता है। अब जो उसमें मेन आई विटनेस था राजेंद्र अहरवार, नितिन का चाचा, उसके माँ बाप के लिए एक बॉटल में, एक पानी में एक ग्लूकोज मिला हुआ रहता है, तो उसके लिए उनको माँ बाप को पिला दिया जाता है, तो वो माँ बाप उस समय पर बेहोश हो जाते हैं वो। अब फिर रहती अंजना के लिए, तो अंजना को एम्बुलेंस का गेट खोल के और उसके लिए फेंक दिया जाता है। अब जब कोई भी पर्सन सीधा गिरता है तो उसको चोट ऐसे में हेड पर लगती है, यहाँ पर जो बॉडी का फेस पार्ट है वहां पर लगती है, फेस पार्ट उसको कहीं भी चोट नहीं है, उसका बैक पोर्शन पर उसको चोट पाई गई उसमें। तो टोटली ये मर्डर है। इसमें एक्चुअली इसमें 13 एक्यूज हैं। अब 13 एक्यूज जो मैंने इसमें करीबन 4 to 5 एक्यूज की बेल, जैसे कल ही उनका मैटर लगा हुआ था तो उनकी मैंने बेल डिसमिस करवाई है, सुप्रीम कोर्ट से ही मैंने उनकी बेल डिसमिस करवाई है। तो ये कंडीशन है आजकल। और वैसे तो जो वुमेन्स है, और वुमेन्स के ऊपर तो इतने ज्यादा अन्य अत्याचार हैं, बहुत ज्यादा, जो न्यू क्राइम अगेंस्ट वुमेन मॉब लिंचिंग है, और जो NRCVD की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पर ईयर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक इनके ऊपर हर दिन एट्रोसिटीज होती है। अभी जो आंकड़े आए हुए हैं, नए जो आंकड़े 4,28,278 मामले दर्ज हैं इस समय पर। मतलब पर ईयर के जो आंकड़े हम निकाले जाते हैं, तो ये कंडीशन है, वुमेन पर एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा तरीके से एट्रोसिटीज हो रही हैं। अब एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन मामलों को उठाया जाता है, बहुत ज्यादा हाई कोर्ट में भी इन मामलों को उठाया जाता है, बट एक्चुअली क्या है कि कहीं कहीं पर देखा जाता है कि, अब एक्चुअली क्या है कि कई जो जजेस रहते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स वे में आकर जो एक्यूज रहते हैं। अब इसमें एक अंजना वाले मैटर में एक एक्यूज था विजय सिंह, और इसके लिए क्योंकि बिकॉज ही इज ऑल्सो, ये भी बीजेपी से रिलेटेड था, और जो जज थे वहां पर बीजेपी से, तो उसके लिए वहां पर उसको बेल का बेनिफिट उसके लिए मिल गया जी। तो ये जी अनिकेत जी, मैं आपको दोबारा बुला लेती हूँ, टाइम रहेगा तो। अब हमारे बीच में डॉक्टर गुंजन सिंह भी जुड़ी हुई है। मैं डॉक्टर गुंजन सिंह जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, समय का कुछ थोड़ा हमारे पास तकाजा है, तो डॉक्टर गुंजन सिंह जी आप अपनी टिप्पणी दीजिए इस विषय के ऊपर, आप क्या कहना चाहती हैं? शुक्रिया रत्ना जी। ये आज का जो टिप्पणी है वो इतना, टॉपिक जो है वो इतना रिलेवेंट है, और इसका आने वाले जो समाज पे है इतना असर, गहरा असर पड़ेगा कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं शोधार्थी हूँ और समाज में क्या चल रहा है उसकी जड़ में जाना मेरा एक प्रवृत्ति भी है। मैं ये सोचती रहती हूँ कि क्या हो क्या रहा है सोसाइटी में।
अब 3 नए कानून आए हैं और ये कोई 3 नए कानून आसमान से उड़ के तो नहीं आए, जो थे पहले से उसमें आपने नाम बदल दिए। मतलब जो पहले के कानून थे जिसमें भारतीय दंड संहिता को उन्होंने भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, यानी कि दंड की जगह न्याय कर दिया है, ट्रांसलेशन आईपीसी की धारा को बीएनएस कर दिया है। तो ये तीनों जो परिवर्तन हुए, और ये एक बात ये भी है कि ये जो शब्द है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये शब्द हिंदी में ही रहेंगे उन सारे स्टेट के लिए भी जहाँ पे हिंदी नहीं है, जो हिंदी को डिनाई भी करते हैं क्योंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो ये एक समस्या उन स्टेट्स के लिए भी होगी जो नॉन हिंदी है। और ये इस बात को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया, ये इंग्लिश में क्यों नहीं किया गया, एक ये सवाल है कि भाषा को लेकर के जो सुप्रीमेसी है उस पर भी ये एक सवाल उठाता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि ये ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं कि कॉलोनियल पीरियड क्या कानून था। अब भाई कॉलोनियल पीरियड में या इस समय या उसके पहले भी जब हत्या होती थी तो उसके लिए सजा क्या थी और उसके प्रोसीजर्स क्या थे, क्या उसकी परिभाषा क्या थी, क्या आपने परिभाषाओं में कुछ परिवर्तन किया है। मैं ये एक समझना चाह रही थी कि किसी भी तरीके की भाषा में परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मर्डर जो है वो मर्डर ही है, वो पहले जो था वो भी अभी भी यही है। और अधिकांश मैंने जितना समझा है, अधिकांश चीजें तो कॉपी पेस्ट है, कट पेस्ट है। आपने नाम बदल दिया, जैसे इलाहाबाद को आपने प्रयागराज कर दिया, लेकिन सड़कें तो वही है, लोग तो वही है, भाषा तो वही है, कल्चर तो वही है, सब कुछ तो वही है। तो ठीक है, नाम बदल रहे हैं, आपने लाया है, कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बात महिलाओं के जब नजरिए से हम देखते हैं तो क्या इस समाज की संरचना में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है इन सारे नियमों से, मैं ये समझना चाह रही हूँ। हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी एक नॉर्मल जो डेफिनेशन देता है वो यही देता है कि फैमिली का हेड एंड ओनर एंड जिसके पास पावर होगी वो मेल होगा। और ठीक यही संरचना देश के स्तर पे भी होती है। परिवार से निकल करके देश के स्तर पे भी यही संरचना हम देखते हैं। और इसीलिए इसी संरचना को समझते हुए हमने भारत जो कि एक देश है उसको माता बना दिया है, उसका जेंडर हमने क्रिएट कर दिया है, उसको माँ बना दिया है, यानी कि वो स्त्री है। और जिसकी रक्षा कौन करेगा, सेना करेगी, है ना। तो सेना कौन है, पुरुष है। तो आप सोचिए कि पारिवारिक स्तर की जो संरचना है वो देख रहे हैं कि वो देश के स्तर पे भी कैसे रिफ्लेक्ट होंगे। यानी कि जो सोशल कल्चर है हमारा, इंडियन जो कल्चर है, उसके अंदर जो ये गैर बराबरी है जेंडर को लेकर के, इतनी बड़ी खाई है कि एक महिला है, भले वो देश हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, उसकी रक्षा किसी पुरुष को करनी। अब इसी मानसिकता के साथ में ये पूरी इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। जुडिशरी उससे अलग तो नहीं है क्योंकि उसमें बैठे हुए जो लोग हैं या पार्लियामेंट में जो लोग हैं ये इसी समाज की उत्पत्ति है ना, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए। तो महिलाओं के बारे में जो सोच रखी जाती है वो कहाँ से अलग हो पाएगी, मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि दहेज में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, धाराएं बदल गई हैं, उसके लेकर के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और अडल्टरी को अपराध नहीं माना जा रहा है, ये एक बात है। 377 आपने खत्म कर दिया। आपने होमोसेक्सुअल जो ऑफेंसेस होंगे, जो क्वेयर क्वेश्चंस होंगे, जो होंगे और जो भी जिस तरीके की चीजें होंगी, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो उसको परिभाषित नहीं कर रहे। वो इसी माइंड सेट का, पैट्रियार्कल माइंड सेट का एक उदाहरण भी है। दूसरा मैं एक और चीज में पढ़ रही थी कि मेंटेनेंस को लेकर के बात हो रही थी कि अगर व्यक्ति ये प्रूफ कर देता है कि उनकी वाइफ अडल्टरी में थी तो वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होंगे। मैंने एक फिल्म देखी थी, स्टोनिंग सराया, एक शानदार मूवी है जिसको देखते हुए ये है तो मिडिल ईस्ट की मूवी, लेकिन ये एडल्ट्री वाली जब बातचीत और मेंटेनेंस की बातचीत आई तो ये अचानक से मेरे दिमाग में ये फिल्म क्लिक की कि कैसे मिडिल ईस्ट के देशों में जब व्यक्ति को दूसरी शादी करनी होती है और अपनी पत्नी को उसको नहीं रखना होता है या मुआवजा नहीं देना होता है तो वो साबित करता है कि वो अडल्ट्री में। तो ये खतरनाक चीज है
मैं मतलब इस तरीके से मैं इसको देख रही हूँ। और दूसरी जो बातचीत कह रही है जिसके सारे सब लोग बहुत मैं जो वीडियो देख रही थी और जो आलेख पढ़ रही थी, जिसमें इस बात को कहा गया था कि सेक्सुअल जो वायलेंस हो रहा है लिव इन रिलेशन में या किसी भी तरीके से, वो जो है उसको लेकर के हम बहुत कड़े कानून बनाए हैं उन्होंने, जाहिर सी बात है। उसमें एक चीज पे जो पॉइंट किया जा रहा है कि पहचान छुपा करके यौन संबंध बनाया जाएगा या शोषण किया जाएगा, ये मिसयूज होगा आने वाले समय में, ये मुझे इस बात का थोड़ा अंदाजा लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लव जिहाद वाला का हमारे देश में नहीं चला है, नहीं है, ये रिपोर्ट्स अभी आई हैं और ये सारी चीजें नहीं आई है। दो अडल्ट जब एक दूसरे के साथ में रिलेशन में रहते हैं तो वो उनके ये उनके राइट्स है। अगर कोई ऑफेंस होता है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो वो पहुंच जाते हैं। ये पहले से भी था। तो मैं इन सारे कानूनों में बहुत कुछ अच्छा तो नहीं देख पा रही हूँ, बट ये जो मतलब जीरो एफआईआर की जो बातचीत हो रही है, ठीक है, जीरो एफआईआर आप कहीं पर भी है और आपके साथ कुछ भी होता है तो आप एफआईआर कर पाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि पुलिस जो है उसका जो माइंड सेटअप है वो भी तो पेट्रियार्कल सोसाइटी से ही है ना। आज तक की जो समस्याएं हैं वो क्वेश्चन तो नहीं किया गया है। क्या पुलिस को कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन को कोर्स का करवाया जाता है क्या? अगर करवाया भी जाता होगा तो कितने वो उसको लेकर के गंभीर होंगे, ये भी एक प्रश्न है। हम आपको दोबारा बुला लेते हैं। जी गुंजन जी, थोड़ा समय का हमें थोड़ा तकलीफ है, तो अब हमारे बीच में जागृति राही जी भी हैं, और उनसे बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे आप कितना भी अच्छा बना लो, परंतु यदि संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा संविधान होगा वो अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जागृति राही जी से कहना चाहूंगी कि आप बताइए कि 3 नए कानून तो बना दिए गए हैं, पर कहाँ है महिलाओं को क्या सचमुच न्याय मिल रहा है? जी जागृति राही जी। जी, मैं बहुजन संवाद को इस विषय को लेने के लिए बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि अभी काफी सारा कंफ्यूजन है। नए जो आचार संहिता या कानून मतलब में बदलाव जो हुआ है उसको लेकर काफी आशंकाएं हैं और अज्ञानता भी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इतना बड़ा बदलाव, पूरा कानून व्यवस्था या कहें कि जुडिशरी का पूरा सिस्टम चेंज करने वाले बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जो मुझे लगा कि एक तो ये कि आपको 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी है, जांच 14 दिन के अंदर पूरी करनी है, 45 दिन के अंदर 3 से 60 साल की सजा वालों मामलों में फैसला दे देना है। तो ये सब हम सब लोग जो लोग एक्टिविस्ट हैं वो जानते हैं कि ये कितना प्रैक्टिकली होता है। इसके उदाहरण के तौर पर अभी 2 महीने पहले की घटना है जब ये कानून बन चुका था बनारस की। कल ही अभी दखल संगठन जो यहाँ बनारस में काम कर रहा है और एफवा के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है डीएम के पास जाके कि एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। 2 महीने से एक 17 साल की लड़की गायब है, दलित लड़की है और उसके माँ बाप गरीब है बिल्कुल से। उनकी एफआईआर दर्ज करने के नाम पे 4000 रुपए थानेदार ले लिए उनसे और फिर भी उस लड़की का अभी तक पता नहीं है। 2 महीने हो गए। तो इसको लेकर के फिर जब पता चला संगठन के लोगों को तो वो लोग दौड़ रहे हैं और अब मुझे जानकारी हुई तो मैंने कहा कम से कम चाइल्ड लाइन में खबर होनी चाहिए। माँ कह रही है कि 17 साल की लड़की थी, जबरन 19 साल की बता के लिखा है एफआईआर में। तो इस तरह के केसेस बनारस में अभी भी हो रहे हैं। बदलाव कुछ भी हो, जहाँ तक बदलाव क्या क्या हुआ ये जानकारी लेकिन बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले को लेके जो शंकाएं जो है वो सबसे बड़ा कारण तो ये है, पहले तो इसकी प्रक्रिया क्या थी लाने की। जब 140 सांसदों को विधानसभा से लोकसभा से और राज्यसभा से बाहर कर दिया गया, तब ध्वनि मत से इस पूरे मामले को पास किया गया। तो सबसे पहले तो यही बहुत ही गलत है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है किसी भी
व्यवस्था को, जिससे हर इंसान की, हर नागरिक की जिंदगी प्रभावित हो रही है, उसको बदलाव करने के लिए आप आधी लोकसभा को खाली कर दे रहे हैं। तो एक तो पहला तो ऑब्जेक्शन है कि उस पर चर्चा ही नहीं हो पाई। दूसरा ये कि नए जो महिलाओं से रिलेटेड मामले हैं उसको लेकर जो बदलाव किया गया, इसमें सबसे जो प्रमुख बदलाव है उसमें ये कि पहले जो अपराध में बदलाव था उसमें ये कि हम लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को रटते हैं, रेप के मामले होते हैं, तो 376 हम लोगों को रटा हुआ है। वो धारा अभी बदल दी गई है, 376 की जगह वो 63 हो गया है, और 63 और 14 से 70 में सजा का प्रावधान है। सजा उतनी ही 10 साल की रखी गई है, लेकिन अब आपको 376 करने से रेप का मामला नहीं होगा, ये चीज जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से गैंग रेप के मामले में सजा 10 से 20 साल की कर दी गई है, और हर व्यक्ति को अलग अलग। तो ये शायद वो जो हम लोगों ने गुजरात के मामले में इतना दबाव बनाया उसका नतीजा है। और जुर्माना जो लिया जाएगा लोगों से वो पीड़िता को मिलना है, ये बदलाव है। फिर जैसे आवाज नहीं आ रही है दीदी। हाँ, वही लग रहा है जागृति जी का कुछ नेटवर्क इशू हो गया है। हमें कहकशा परवीन जी भी दिख रहे हैं। कहकशा जी, आप और इस बारे में प्रकाश डालिए, और इस बीच में यदि जागृति जुड़ जाती है तो मैं फिर आपसे कहूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप जागृति जी को मौका दीजिएगा। मैं बस एक बात और जोड़ना चाह रही थी कि मैरिटल रेप को लेकर के जो है मामला, वो तो इसमें भी डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि मैरिटल रेप को रेप ही नहीं माना गया है, वो पहले भी नहीं माना जा रहा है। तो परिवर्तन क्या हुए हैं इसमें, कहकशा जी ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, नहीं, इनफैक्ट मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है उसको रिटेन किया गया है, और ये एक बहुत बड़ी मांग थी विमेंस मूवमेंट की कि मैरिटल एक्सेप्शन के रेप को निकाला जाए। लेकिन अभी भी मैरिटल रेप का एक्सेप्शन अभी रेप में है, मतलब जो हस्बैंड है वो लीगली अभी आज के तारीख में उनकी वाइफ्स का रेप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। साथ ही में जो मैंने चैट बॉक्स में 2 पॉइंट लिखे थे कि जो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो पुलिस द्वारा या पब्लिक सर्वेंट द्वारा भी होते हैं औरतों पे, स्पेशली जब उनका एनकाउंटर सिस्टम के साथ होता है। और ये जो सारे क्राइम्स है उनको रिपोर्ट करना अभी और भी मुश्किल हो गया है, और उनकी केस चलाना ज्यादा ही मुश्किल हो गया है कोर्ट में, क्योंकि अभी जो सेक्शन लाया गया है 175(4) का, उसमें पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर आपको कोर्ट में केस चलाना है तो मजिस्ट्रेट को ये एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया गया है अब, जहाँ पे मजिस्ट्रेट को उनके सुपीरियर ऑफिसर का रिपोर्ट देखना पड़ेगा, और उनका जवाब भी, जो अक्यूज्ड ऑफिसर है उनका भी जवाब उनको सुनना पड़ेगा। और कोई ऐसा सुपीरियर ऑफिसर हमने अभी तक तो नहीं देखा, मैंने तो कभी एनकाउंटर नहीं किया लीगल सिस्टम में, जो कोई भी क्राइम एडमिट करे उनके ऑफिसर्स का या फिर उनके पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। और साथ ही में जो बड़े सेक्शंस जो लाए हैं, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई है ऑलरेडी, देशद्रोह का जो सेक्शन लाया है, साथ ही में टेररिस्ट एक्ट जो यूएपीए के अंदर है, उसके सारे ऑफेंसेस अब जनरल हमारे पिनल कोड में होंगे। ये जो सारे लाए गए हैं उनका तो इस्तेमाल विमेन डिफेंडर्स पे, आदिवासी डिफेंडर पे, और आदिवासी अगर हम स्ट्रगल्स देखें तो उनको लीड करने वाले जो है वो औरतें हैं, तो वो एक्टिविस्ट पे भी यूज होगा। और साथ ही में ये जो एक्टिविस्ट औरतों के हकों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग कहते हैं विमेन डिफेंडर्स है, उनके मतलब पूरी सिविल सोसाइटी के वॉइस को साइलेंस करने के लिए सेक्शंस लाए गए हैं, और उनके भी इनका इस्तेमाल होने वाला है। तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट द होल क्वेश्चन ऑफ विमेन्स राइट्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स थे। टाइम नहीं था इसलिए मैंने वो चैट पे लिखे थे, लेकिन मुझे निकलना होगा तो मैंने बस ये अपॉर्चुनिटी लेके इंटरव्यू किया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो समय खत्म होने वाला है, पर फिर भी कहकशा जी यदि कुछ जोड़ना चाहें तो अपनी बात को यहाँ जोड़ सकती हैं।
नहीं, मेरे हिसाब से अभी लारा जी ने बहुत अच्छे से जोड़ दिया। जो मुझे मैरिटल रेप पे बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा रहता है, और सबसे विडम्बना देखिए कि वो चाइल्ड मैरिज में भी उसको रेप का वो सेक्शन मान रहे हैं, जबकि वो भी पति ही है, शादी हो गया, लेकिन उसमें वो मान रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जिस वॉयलेंस की बात आज से ही 25-30 साल से, मैं तो जब से इस फील्ड में हूँ तब से मैं इस आवाज को उठते हुए मैंने देखा, लेकिन आज भी जो एक पति और पत्नी का जो छवि है जिसको लेकर के समाज बढ़ रहे हैं, आप लाख कानून की